नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चंदू सर की क्लास के मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम लेकर आए हैं आज की क्लास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए नया सिलेबस और नया टॉपिक। नया सिलेबस रिलीज हुआ, कहीं सारे नए टॉपिक जोड़े गए। पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी अभी तक नए सिलेबस के नए टॉपिक नहीं करवाए हैं, मैंने यूट्यूब पर भी करवा दिए। इसके अलावा एप्लीकेशन जो चंदू सर की क्लास है उसमें मेरे दोस्त नए सिलेबस के अनुसार नया पाठ्यक्रम और मेरे दोस्त के अनुसार नया कोर्स भी आप सबके लिए एनरोल करवा दिया है, लॉन्च करवा दिया है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के समाज से सीधी एप्लीकेशन से लाइव डेमो क्लास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। इससे आपको यह पता चलेगा कि हम ऐप में किस तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय ऊर्जा कैसी रहती है, किस तरह से तथ्यों को समझाया जाता है, किस तरह से तथ्यों से विश्लेषण की ओर हम आपको लेकर के जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल के समाज के बारे में। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल, बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आप और हम मिलकर के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिचर्चा कर सके। आज हम बात करेंगे गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। हेडिंग डालिएगा, बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिएगा। गुप्त कालीन समाज, ठीक है, महत्वपूर्ण टारगेट रहेगा हमारा। अच्छा, समाज किससे बनता है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताइए मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि समाज के महत्वपूर्ण अंग जो है वह क्या होते हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज भी हमारे समाज के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो हमारी चतुर्वर्ण व्यवस्था होती है। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? स्वागत है मंजू, धनलक्ष्मी, रुचि, अभिनंदन, तेजाराम। चतुर्वर्ण व्यवस्था है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है यह हमारे समय के लिए तो उचित नहीं है और धीरे धीरे इसका अवसान होता जा रहा है। ठीक है, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ बातों को समझिए। गुप्त काल में समाज का जो मुख्य आधार था यही वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, इस वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति का गुण या कर्म नहीं होकर के व्यक्ति का जन्म हो गया। जन्म कैसे हो गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बना? आधार जो है यहां पर व्यक्ति का कर्म नहीं रहा कि आप क्या कार्य करते हैं, ये नहीं रहा, अपितु आधार हो गया व्यक्ति का जन्म। जन्म से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? यहाँ पर जन्म से यह तात्पर्य है कि आपका जन्म जो है वह किस कुल में हुआ है, किस वर्ण में हुआ है, उसी आधार पर आपका वर्ण निर्धारित किया जाएगा, भले आप कर्म जो है वह कुछ भी करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तेजाराम। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग अर्जुन, स्वागत है आपका। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर समझिए, कभी भी हमारे इतिहास विषय में ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो है इनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ गई क्या? ये हमेशा एक जैसे ही बने रहे। ब्राह्मणों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। क्षत्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये भी याद रखिएगा। परिवर्तन केवल 2 में हुआ था, एक तो वैश्यों की स्थिति में परिवर्तन हुआ और एक शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब आप कहोगे सर इन दोनों की स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण उच्च कुल के माने जाते थे, इनके बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता था, और क्षत्रिय हमारे ऊपर शासन करते थे। अरे हाँ या ना का जवाब दो। क्षत्रिय जो है यह हमारे ऊपर शासन करते थे, इसलिए इनकी वर्ण व्यवस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता था। वैश्यों की स्थिति में, ठीक है, और मेरे दोस्त शूद्रों की स्थिति में यहां पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, शूद्रों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, वैश्यों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। मूल रूप से गुप्त काल में वैश्यों की स्थिति में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई कि बस आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, शूद्रों की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर हुई। शूद्रों की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर कैसे हुई, थोड़ा सा इस बात को समझिए। समय के साथ जनसंख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनकी आवश्यकताएं की जो है वह ज्यादा होने लगी। अब आवश्यकताएं कैसे ज्यादा होने लगी कि साहब भोजन ज्यादा चाहिए,
ठीक है, गलत है। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में 10 लोग रहते थे पहले, अब 10 की जगह 20 हो गए तो अनाज ज्यादा आएगा, दूसरे सामान भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा ही लोगों के लिए चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके कार्य करने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह कार्य कौन करता था? शूद्र करते थे। इन्हें सैनिक सेवा में लगाया गया, कृषि कार्य में लगाया गया, पशुपालन में लगाया गया। इवन कुछ शूद्र तो ऐसे रहे जो उच्च पदों पर पहुंचे। सौराष्ट्र, अवंती और मालवा 3 ऐसे क्षेत्र थे जहां के गवर्नर यानी कि जहां के प्रमुख पदाधिकारी शूद्र हुआ करते थे। ललिता भारती, गुड इवनिंग, स्वागत आपका। ठीक है, तो कुछ बातें जो यहां पर लिखते हैं समझिएगा, बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। गुप्तकालीन समाज चतु वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, इसका आधार आधार व्यक्ति का कर्म ना होकर जन्म था। अर्थात जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था। ठीक है, जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था। जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था। क्लियर? चल कुछ बातें। गुप्त काल में नहीं, ब्राह्मणों व क्षत्रियों की स्थिति में क्षत्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किंतु एक एक शब्द को अच्छे से समझना सर, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं। ब्राह्मण व क्षत्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किंतु वेश्यों की स्थिति में गिरावट आई। ये जो लाइन लिखवाई है ना, वेश्यों की स्थिति में गिरावट आई, यह अपने आप में अतुलनीय है। ठीक है, क्या आज के पहले आपने कहीं पर भी इस तरह की परिस्थिति देखी कि वेश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली हो? मुझे बताइए। नहीं साहब, यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा उदाहरण था जहां पर वेश्यों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, कब देखने को मिली? गुप्त काल में। वहीं शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। लिखिए, वहीं शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। भाई साहब, ये परिस्थिति तो हमें मौर्य काल में भी देखने को मिली थी। एक बार हाँ या ना का जवाब दो फटाफट से। हमें यह कंडीशन जो है मौर्य काल में देखने को मिली या नहीं मिली? हाँ या ना? कि हाँ साहब, मौर्य काल में जो है वह
शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उन्हें के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। याद आ रही है? चलिए, कैसे हुआ? इस काल में शूद्रों को नंबर 1 सैनिक सेवा में शामिल किया गया। सैनिक सेवा में शामिल किया गया। शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया। कृषि कार्य में लगाया गया। सैनिक सेवा में शामिल, कृषि कार्य में लगाया गया। क्या बात क्लियर हो गई? यह पशुपालन करने लगे। यह पशुपालन करने लगे। इन्हें प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार दिए गए। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। राजा के प्रशासन जो है उसमें कई जगहों पर इनकी नियुक्ति की जाने लगी। जैसे सौराष्ट्र, मालवा व अवंती के गवर्नर शूद्र थे। अब ये एक बार आप सोचो, बुरा मत मानिएगा, बी प्रैक्टिकल होकर के एक बात बताना चाहूंगा। आप खुद एक बार इस बात का अनुमान लगाइएगा। आज भी हमारे समाज में कई सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ बैठ करके हम भोजन नहीं करना चाहते। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। आज वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, जब भारत चांद और मंगल पर पहुंच गया तब की बात कर रहा हूं। हम कई सारे वर्णों के साथ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहते। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे समाज के 95% लोगों की बात कर रहा हूं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? एक बार हाँ या ना के साथ समर्थन करिएगा। ठीक है, वहीं पर उस समय समाज में एक सामाजिक समरसता की स्थिति थी, है ना? सामाजिक समरसता की स्थिति थी। लोग शूद्रों के साथ रहते थे। शूद्रों के गवर्नर उन्हें बना दिया गया। अभी कल परसों में बिहार का एक वो देख रहा था, एक वीडियो आया हुआ था द लल्लन टॉप का, बहुत शानदार वीडियो था। उसमें पटना कॉलेज की, पटना यूनिवर्सिटी की एक बालिका एक बहुत अच्छी बात कही कि क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपके जो क्षेत्र है आपका, उसमें अगर निम्न जाति का प्रत्याशी खड़ा हो गया तो उच्च जाति के लोग उस निम्न जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वह यह सोचेंगे कि हम उच्च जाति के, ऊंची जाति के हैं, निम्न जाति के प्रत्याशी को वोट देंगे तो ये हमारे ऊपर शासन करेगा और हम इसके अधीन हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, हम 21वीं सदी में रहते हैं, इस तरह की सोच हमारे मन में आना किस तरह से गलत बात है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? इसीलिए कहता हूं जागरूक बनिए। हाँ बिल्कुल होता है तेजाराम, बिल्कुल होता है मेरे दोस्त। तो वहां पर ऐसा नहीं था। राजा इन शूद्रों को अपने साथ बैठाने लगा। राजा के दरबार में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी यह। तो ये प्रश्न जो है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कभी बनेगा ना तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
1 मिनट में मैं मुलाकात कर रहा हूं, यहां तक आप लिखिए सभी विद्यार्थी। आज आप भले ही कितने ही सामाजिक समरसता की बात कर लीजिए, सामाजिक एकता की बात कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगा जो मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं, ठीक है? क्या आप, आपके यहाँ पर आने वाला जो सफाई कर्मी होता है, क्या वो सफाई कर्मी के साथ बैठ करके भोजन कर लेंगे क्या? मैं केवल हाँ या ना में जवाब चाहता हूं, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहता। हाँ या ना, हाँ या ना, बात खत्म। आइए अब आगे बात करता हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। कई सारे ऐसे लोग भी हैं मेरे दोस्त, बिरले ही विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जो इन सब बातों को नहीं मानते। अभी मेरे एक विद्यार्थी का चयन हुआ, ठीक है, और वह विद्यार्थी का कॉल आया कि सर मैं आपसे मिल करके काजू कतली जो है वह आपको खिलाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों से पहले ही बोल देता हूँ, आपसे भी बोल दे रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिठाई में प्लीज काजू कतली ही लेकर आइएगा, और रसगुल्ले वगैरह मैं नहीं खाता हूँ। रसगुल्ले इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि उनको खाने के लिए हाथ उसमें डुबोना पड़ता है, और वो हाथ की जो उंगलियां है ना वो खराब हो जाती है, ठीक है? तो काजू कतली सबसे बेस्ट है, नुकसान भी नहीं करता, मीठा भी कम आता है, फायदेमंद चीज है भाई साहब, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका फोन आया, ठीक है, अब मैंने उसको मेरे घर पे बुला करके उसके हाथ से काजू कतली जो है वह ग्रहण की। अब आप बताइए, उसके साथ वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो भी थे उन पर सब पर शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। तो इन बातों को एक बार समझिए, ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम किस परिस्थिति में हैं, ठीक है, और हम किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हमारी सोच विकसित होना आवश्यक थी। गुप्त काल में सामाजिक समरसता का बेहतरीन उदाहरण, लेकिन एक कलंक गुप्त काल पे देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से समझिएगा। एक आपने शब्द सुना होगा चांडाल, सुना है? चांडाल, चांडाल सामान्य तौर पर वह लोग होते थे गुप्त काल में जो किसी व्यक्ति को फांसी दिया करते थे, ठीक है, या जो शमशान में रहा करते थे, गांव के बाहर रहा करते थे, उन्हें चांडाल कहा जाता था। क्या बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इन चांडालों की स्थिति भारतीय इतिहास में सबसे भयावह, अगर मैं बात करता हूं, सबसे दयनीय बात करता हूं, तो वह गुप्त काल में ही हुई थी, ठीक है? चलिए, गुप्त काल में एक लाइन लिखिए। गुप्त काल में चांडालों की स्थिति। जो चांडाल होते थे इनकी स्थिति सबसे दयनीय, इनकी स्थिति सबसे दयनीय वह भयावह थी। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि सर इनकी स्थिति सबसे दयनीय और भयावह थी, कैसे थी? कैसे? एक मूवी देखी होगी आपने मणिकर्णिका। रुचि जी, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप किस जगह रहती हैं, ठीक है, और आपके आसपास का वातावरण क्या है, उससे आप कास्ट सिस्टम को समझ सकती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि ये बड़ा विवादित मुद्दा है, ठीक है ना? जो है सब अच्छा है। चलिए अपने मुद्दे पर वापस आते हैं।
अब मन में सवाल आना चाहिए कि सर चांडालों की स्थिति सबसे दयनीय और भयावह कैसे थी। सबसे पहले तो इन्हें, हाँ मैं बात कर रहा था मूवी की, फिल्म की। एक मणिकर्णिका फिल्म आई थी कंगना रनौत की, 1857 की क्रांति की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर वह फिल्म बनी हुई है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। उस फिल्म में बताया गया है कि जब अंग्रेज गांव में आते थे तो उनके आने के पहले एक व्यक्ति जो है वह घंटी लेकर के गांव में आ जाया करता था, जो इस बात का संकेतक था कि अंग्रेज गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी गांव वाले होते थे उन गांव वालों को अपने घुटने के बल बैठ जाना होता था नीचे। चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जो भी हो, आपके पैरों में तकलीफ है तब भी आप नहीं बैठेंगे तो आपके घुटनों को तोड़ करके जबरदस्ती आपको नीचे बैठाया जाएगा। क्लियर हो गई। ठीक इसी प्रकार चांडालों की स्थिति थी। यह गांव के बाहर रहा करते थे, शहर के बाहर रहते थे। अगर ये गांव में या शहर में आ रहे हैं तो पहले इन्हें डंडा बजाना होता था, घंटी बजानी होती थी कि भाई हाँ चांडाल आ रहा है, हट जाइए। ठीक है। और जब ये सड़क से निकल जाया करते थे, भाई सड़क से ही तो आएंगे, तो उन सड़क से निकल जाने के बाद में सड़कों को धोया जाता था। जो दुकानें होती थी उन दुकानों पर पर्दा लगा लिया जाता था ताकि इनकी नजर दुकानों में रखे हुए सामान पर नहीं पड़े। क्या बात क्लियर हो गई? यानी कि लोग चांडालों से इतनी घृणा करते थे। तो कैसे? नंबर वन, इन्हें गांव या शहर से बाहर रहना होता था। इन्हें गांव या शहर में आने से पहले घंटी या एक डंडा बजाना होता था। इनके आने पर इनके आने पर दुकानों को ढक दिया जाता था। दुकानों को ढक दिया जाता था। इनके जाने के बाद सड़कों को धोया जाता था। गांव या शहर के बाहर रहना होता था। गांव शहर में आने से पहले घंटी या डंडा बजाना होता था। बजाना जाता बजाना होता था। बजाना होता था। दुकानों को ढक दिया जाता था। ठीक है। जाने के बाद सड़कों को धोया जाता था। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिथुन ने भी इसके ऊपर मूवी बनाई थी चांडाल नाम से। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये समस्याएं थी हमारे देश में। ठीक है। और आज भी आप देखिए कहीं जगहों पर इस तरह की समस्याएं होती है, कई जगहों पर होती है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है। यहीं पर एक बात कंटिन्यू लिखेंगे। गुप्त काल के कुछ ऐसे अभिलेख हैं मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसे साहित्य हैं, ठीक है, जिसमें कुछ अस्पृश्य जातियों का विवरण मिलता है, जैसे ढोम व शंभर। ठीक है, ये जातियां हुआ करती थी जो अस्पृश्य हुआ करती थी। लिखिए। गुप्तकालीन साहित्य व
अभिलेखों में डोम्ब व शंभर नामक अस्पृश्य जातियों का विवरण मिलता है। विवरण मिलता है। डोम्ब व शंभर नामक अस्पृश्य जातियां। मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, डोम्ब और शंभर। हाँ, ढोल मान लो मेरे दोस्त, कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज भी आपने देखा होगा, कहीं जगह बारात निकलती है ना, तो वहां पर दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। क्या बात क्लियर हो गई क्या? तो फिर दासों की स्थिति बेहद कमजोर हुई, क्योंकि जनजातियों का आत्मसातीकरण हुआ, यानी कि जनजातियों को समाज ने अपनाया। आत्मसातीकरण का मतलब आप ये समझिएगा, लिखिएगा, इस काल में दासों की स्थिति में दासों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि समाज ने विभिन्न जनजातियों को विभिन्न जनजातियों को अपनाया व उनका आत्मसातीकरण किया। समाज में क्या हुआ? जो जातियां थी, जनजातियां थी, इनको अपनाया और उनका आत्मसातीकरण किया था। अब याद करो, हमने अशोक को पढ़ा था, तो अशोक में एक महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी कि अशोक ने मूल रूप से क्या किया था? जनजातियों को जो है वह उनका दमन करने की कोशिश की थी, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये लोग मूल रूप से इन जनजातियों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समाज का अंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात क्लियर हो गई? इन्हें समाज का अंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनजातियों को श्रमिक वर्ग में शामिल किया गया। क्या बात क्लियर हो गई? अगली लाइन लिखेंगे हम, जनजातियों को शूद्रों के साथ श्रमिक वर्ग में शामिल किया गया। श्रमिक वर्ग में इन्हें शामिल किया गया। इस वजह से भी इस एक लाइन लिखे, काम करिए, इन्हें या ऐसा लिखे, शूद्रों को श्रमिक वर्ग में भी शामिल किया गया। अगली लाइन लिखिए, शूद्रों को कृषि पशुपालन व अन्य कार्यों में लगाए जाने की वजह से अन्य कार्यों में
लगाए जाने की वजह से, लगाए जाने की वजह से भी दास दासों की स्थिति कमजोर हुई, दासों की स्थिति कमजोर हुई। पहले ये सब काम कौन करते थे? दास करते थे, लेकिन अब शूद्र करने लगे तो परिणामतः दासों को रखने की आवश्यकता नहीं रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल दिया था मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अब एक बात बताओ, दास का मतलब हो गया गुलाम। अब आप अगर उसको कृषि में लगाओगे तो उसको अपने यहाँ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा तो उसके लिए रहने की जगह देनी पड़ेगी, खाने पीने की जगह देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि वह एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बन जाएगा। जबकि शूद्र जो है यह एज अ, हम कह सकते हैं वो नहीं होता कि एज अ मजदूर, लेबर जो है वह आ जाएगा, पैसा लेगा, काम करेगा फ्री, ये इसके घर पे जाकर के रहेगा, इसके घर पे ही खाएगा, तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनी। ठीक है, जबकि दास जो है जिम्मेदारी बन गई। बस केवल यह होने लगा कि जो दास थे, ठीक है, इन दासों को घरेलू कार्यों में लगाया। क्या बात क्लियर हो गई? दासों को कहां पर लगाया? घरेलू कार्यों में लगाया। भूमि अनुदान प्रथा हुई। इस भूमि अनुदान प्रथा ने भी दास प्रथा को कमजोर कर दिया, क्योंकि भूमि जो है वह दान में दी जाने लगी। एक लाइन लिखो, भूमि अनुदान प्रथा ने भी दास प्रथा को कमजोर किया। अब दासों को अब दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाने लगा, में लगाया जाने लगा। शूद्रों के साथ श्रमिक वर्ग में शामिल जनजातियों को, ठीक है, शूद्रों को कृषि, पशुपालन, अन्य कार्यों में लगाए जाने की वजह से भी लगाया। भूमि अनुदान प्रथा, दास जो है वह केवल और केवल अब घरेलू कार्यों में लग गए। तारा जी नमस्कार, स्वागत है मैम आपका। तारा, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए मुझे, एक एक चीज को अच्छे से समझिए। ठीक है, लिख लिया? चले साहब, अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बड़ी प्यारी कहानी है। प्यारी कहानी कैसे है? महिलाओं की स्थिति को लेकर के है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, फेमिनिज्म कंडीशन इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए देखिए आदरणीय मंजू जी, कि मूल रूप से गुप्त काल में दास प्रथा जो है ना, उसमें कमी क्यों आई, ये एक प्रश्न बना हमारे बीच में। तो पहला कारण तो ये था कि साहब दासों की आवश्यकता क्यों नहीं थी। समझिएगा, आप इस दर समझिए। अगर हम दास रखेंगे तो क्या मैं ऐसा कह रहा हूं कि दास को अपने घर पर रखना पड़ेगा? घर पर रखेंगे तो इसको रहने और खाने की सुविधा देनी पड़ेगी। अरे बताओ, जब हम इसे रहने और खाने की सुविधा देंगे तो यह हमारे ऊपर क्या हो गया जी? जिम्मेदारी हो गई। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं मंजू।
मान लीजिए आप घर में एक मेड रखती है, मेड यानी कि आपके काम करने वाली बाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आप 24/7 की अगर एक बाई रखते हैं तो दिन भर आपके घर पे ही रहेगी, आप ही के खाने पीने की व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। अब आपके घर में जो प्राइवेसी है वो खत्म हो रही है, नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि बाई जो है वो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने ही है। आप कोई पर्सनल बात करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। तो दास क्या है, लोगों की जिम्मेदारी बनने लगी, तो लोगों को ये बोझ लगने लगे, तो इन्होंने क्या किया जी, श्रमिक हायर करना शुरू कर दिया। श्रमिक का मतलब होता है लेबर, कि भाई हाँ क्या काम करवाना है, झाड़ू पोछा करवाना है, 1 घंटे का समय लगेगा, पूछ ले भैया 30 दिन करना है कितने रुपया लेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यह आपको 500 रुपए में पड़ गया, ठीक है। इसके लिए आपको 5,000 देने पड़ेंगे क्योंकि 24 घंटे की मजदूर है। यहाँ 500 रुपए में ही आपका झाड़ू पोछा हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, श्रमिक हो गया। पहला कारण तो ये। दूसरा क्या हुआ, जो जनजातियां थी जो जंगलों में रहती थी, अब चूंकि धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे थे, तो ये जनजातियां समाज की तरफ आने लगी, और समाज की तरफ जब आने लगी तो इन्होंने समाज में रहने वाले लोगों से निवेदन किया कि भाई साहब कुछ काम हो तो बताना, हम बहुत अच्छे काम करेंगे। और आपने एक बात देखी होगी साहब, जो जनजातियां होती है ना, वो मन की बड़ी सच्ची होती है, वो झूठ नहीं बोलती, काम बड़ी तन्मयता के साथ करती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? समाज के लोगों ने इनको मौका दिया कि भाई हाँ तुम आओ एक बार देखते हैं। जनजातियां समाज में आई, इन्होंने काम किया, समाज के लोगों को बड़ा पसंद आया, तो अब जनजातियों के लोगों को बुलाया जाने लगा। दूसरा कार्य शूद्र, ये शूद्र मजदूरी करते थे, मजदूरी कर करके खेती बाड़ी का काम कर लिया करते थे। समझ में आ गई क्या बात? खेती बाड़ी का काम कर लिया करते थे जी, मजा आ गया, पशुपालन कर लिया, गाय का दूध निकालना है निकाल देंगे, अलग से लड़का रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये लो साहब शूद्र आ गया। तो इस वजह से भी जो है मेरे दोस्त कहीं ना कहीं जो है वह दासों की स्थिति कमजोर होती चली गई। दूसरा कारण देखिए, मान लीजिए मेरे पास थोड़ी बहुत जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन की देखभाल करनी है तो पहले मुझे एक मजदूर रखना पड़ता था 24 घंटे का, जिसे हम हाड़ी कहते, ठीक है। भाई साहब बहुत महंगा पड़ने लगा। अब हमने क्या कह दिया जी, जनजाति के लोगों को बुला लिया, शूद्र को बुला लिया, जी क्या करते हो आप? बोला जी मैं तो सर जमीन भी देख लेता हूँ, ठीक है मेरी जमीन देख लो, जितना उत्पादन होगा उसका 5% तुमको दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, मैंने जमीन ही नहीं रखना चाहता, मैंने दान में दे दी, मंदिर को दान में दे दी, पुजारी आया उसको दान में दे दी, सिस्टर को दान में दे दी, पत्नी को दे दी, किसी को भी दान में दे दी, खत्म बात। जब नहीं तो रहा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या आपके? क्या नाम है आपका? मंजू जी, बताइए मैम। तो इस तरह से हमें गुलामों की आवश्यकता धीरे 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 खत्म होने लगी। मूल रूप से इतिहास में कुछ लोग यहां तक कहते हैं, क्या कहते हैं समझिएगा, कि साहब जो ये गुलामों की स्थिति गुप्त काल में आकर के खत्म होने लगी थी, क्या ये बात क्लियर हो गई? यह फिरोज तुगलक के काल तक लगभग लगभग दोबारा से इकट्ठी हो गई थी, या दोबारा से प्रारंभ हो गई थी, जब फिरोज तुगलक ने दीवान बंदन खान के माध्यम से 1,80,000 दास इकट्ठे कर लिए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए साहब, चीजें क्लियर? हमारे प्यारे साथी कह रहे हैं सर ऐसे बताया करो, सब कुछ क्लियर कर दिया आपने। प्रयास तो यही रहता है, लेकिन हम जिस लेवल पर आज हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए हम में से अधिकतर विद्यार्थियों ने एमए कर रखा है, आज बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हमारे पास है। हमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट है यानी कि पीएचडी कर रखी है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रखा है। तो इसके लिए जो मूल शिक्षण शैली काम में ली जाती है ना, वह व्याख्यान शैली होती है। मैं बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाता हूं, ये मैं आपको बता दूं। इसके लिए जो मूल शैक्षणिक शैली काम में ली जाती है, शिक्षण की शैली काम में ली जाती है, वो व्याख्यान शैली होती है कि आपने पहले बता दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वह आगे बढ़ रहा है। चलिए कुछ नहीं, एक बार दोबारा से महिलाओं की स्थिति को समझते हैं। ये लीजिए साहब महिला, तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा था। क्या कहानी बता रहा था? मैं एक व्यक्ति से मिला सर, बहुत अच्छे से समझना। व्यक्ति से धीरे धीरे बातें होने लगी। वो कहते हैं ना कि दिल की बातें अगर दोस्तों के साथ कर दी जाए, ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर में औजारों से दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त बना, हालांकि मेरे दोस्त नहीं है, आपने कभी मेरा कोई स्टेटस वगैरह नहीं देखा होगा किसी दोस्त के फोटो के साथ में, ठीक है, अब समझिए बात को। तो एक नया नया दोस्त बना, लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हम साथ में रहे। फिर वह अपनी बात बताने लगा, मैं अपनी बात बताने लगा। उसने कहा कि भाई मैं तो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ,
मैं महिलाओं के लिए सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने घर में भी अपनी बीवी को आप बोल करके संबोधित करता हूं, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं, अगर वो कोई काम अकेले कर रही होती है तो मैं उसका काम में हाथ बटाता हूं, कभी उसको ताना नहीं मारता, ये नहीं करता वो नहीं करता। बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है साहब, मैंने भी अपनी बात रख दी, हो गई बात खत्म। ऐसे ही एक दिन मुझे उसके घर पे जाने का मौका मिला। सुनना, उसने महिला की कैसी स्थिति बताई, एक आदर्श स्थिति बताई या नहीं बताई, मुझे बताओ कि वे हाँ, मैं अपनी पत्नी का बेहद सम्मान करता हूं, ये करता हूं, वह करता हूं, फलाना ढीम का। मैं एक दिन उसके घर पे गया, ठीक है, तो दाल बनाई उसकी, मतलब भाभी जी ने, यानी कि उसकी पत्नी ने, मेरे तो भाभी जी हुए, उन्होंने दाल बनाई, रोटी बनाई, लेके आए परोसे। क्या, अरे आज दाल क्या बनाई है तुमने, ये कोई दाल बनाते हैं क्या, मतलब ताना मारना। दूसरा, चाय बनाई, अरे क्या चाय बना दी, कचरा, तुम्हें चाय बनाना नहीं आता, ये वो फलाना टीम का, ये लो। मतलब जो आपने स्थिति का बयान किया था, क्या स्थिति वही निकली, नहीं निकली। गुप्त काल में यही थी। साहित्य में तो महिला का आदर्श चित्रण किया गया, लेकिन स्थिति जो है वह क्या थी, बिल्कुल विपरीत थी सर। महिला का ऐसा जबरदस्त चित्र किया गया कि वह यहाँ गुप्त काल जो है वह नारीवादी समाज था, ठीक है, और महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था, लेकिन वास्तविकता में स्थिति बहुत विपरीत थी। मेरा एक मानना है सर, मैं जब पढ़ाता हूं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे मुखमंडल पर सरस्वती विराजमान होती है जब मैं पढ़ाता हूं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले तो मैं स्लीपर भी नहीं पहनता था जब ऑनलाइन पढ़ाया करता था, 2018 से ही ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर 2022 में मेरे स्लिप डिस्क की समस्या हुई, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप नंगे पैर जो है वो खड़े नहीं रह सकते हैं। तब से मैंने स्टूडियो के लिए अलग से ही स्लीपर ला रखी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्लीपर बाहर की नहीं है, प्रॉपर स्टूडियो की है पूरी तरह से, मतलब होने में चप्पल है पर बिल्कुल स्टूडियो की अलग ही है, इसीलिए मैं इसको अपने साथ कैरी करता हूं। समझिएगा बात को। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि आज अगर मैं अपनी अर्धांगिनी जो है मैं बेहद सम्मान करता हूं, बेहद ज्यादा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, कुल मिलाकर के बात यह है, मेरा ऐसा मानना है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रथ रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। क्लास में इतनी सारी मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें विराजमान है, इन्होंने हर में से अधिकतर विद्यार्थियों ने मेरे साथ फोन पर बात की है। आप में से प्रत्येक महिला विद्यार्थी मुझे बताएं, क्या मैंने आपके साथ हमेशा आप कहकर बात की है, सम्मानजनक शब्द मैडम कह करके बात की है, नहीं की है। आप सभी के लिए पर्याप्त समय दिया है, नहीं दिया, और अभी भी देता हूं। क्यों, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है मेरे दोस्त। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं देखने को मिलता। कई सारी कुप्रथाएं हमारे समाज में व्याप्त हो गई और वह कुप्रथाएं हमारे समाज को ले डूबी। उदाहरण के लिए बताता हूं, मूल रूप से समाज जो है यह पितृसत्तात्मक था। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, गुप्तकालीन समाज पितृ सत्तात्मक था। पितृसत्तात्मकता को ही हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज था। अब मेरे दोस्त, पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है भाई साहब, प्रत्येक निर्णय लेने का अधिकारी पुरुष की बात आते हैं। पुरुष प्रधान समाज यहां पर हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि गुप्त काल का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सत्ता की बागडोर जो है वह किसके हाथ में थी, पुरुषों के हाथ में थे। और वो मेरे अजीज मित्र हैं, हम दोनों साथ में उठते बैठते हैं, इसीलिए उन्होंने नाम दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं वह, ठीक है। चलिए अपनी बात आते हैं। अब देखो, जब हम गुप्त काल का साहित्य पढ़ते हैं तो पता चलता है साहब, नारी का ऐसा चित्रण किया गया है ना गजब का, कि भाई यहाँ नारी तो सब कुछ है, अगर नारी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। यानी कि गुप्तकालीन साहित्य में नारी की आदर्श स्थिति बताई है ना, बहुत ही आदर्श स्थिति। लेकिन तुलनात्मक रूप में स्थिति बिल्कुल विपरीत थी सर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, लिखिएगा।
गुप्तकालीन साहित्य में नारी की आदर्शवादी स्थिति दिखाई गई है। दिखाई गई है, लेकिन वास्तविकता में स्थिति विपरीत थी। विपरीत थी अर्थात इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। कहीं कुप्रथाओं का प्रारंभ हुआ, कहीं कुप्रथाओं का प्रारंभ हुआ। साहित्य में नारी की आदर्शवादी स्थिति है, वास्तविकता में स्थिति विपरीत थी, यानी कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट और कहीं सारी कुप्रथाएं यहां पर प्रारंभ होती है। ठीक है, लिख लिया। उदाहरण के लिए आपने एरन अभिलेख पढ़ा था 510 ईस्वी का, भानुगुप्त के समय का। गोपराज की पत्नी सती हुई, क्यों भाई? सती होने की नौबत क्यों आई उसे? क्या वह अपना अस्तित्व बिना पति के नहीं रह सकती थी क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए। जो उसको अग्नि के साथ अपने आप को विसर्जित करना पड़ा, हाँ या ना का जवाब दीजिए। ठीक है, बहुविवाह की प्रवृत्ति यहां पर देखी जाने लगी। बहुविवाह का तात्पर्य होता है मल्टी मैरिज, यानी कि एक पुरुष के द्वारा कई सारे विवाह कर लेना। अब एक पुरुष अगर कहीं सारे विवाह करेगा तो यहां पर बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि फिर जिसके साथ उसने पहला विवाह किया था वो पत्नी की स्थिति क्या होगी? ठीक है, इसी काल में बाल विवाह की शुरुआत हो गई, है ना? क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमण होने लगे, हूणों और शकों का आक्रमण हम देखते हैं। इसी काल में पर्दा प्रथा आ गई, महिलाओं के लिए बंधन कर दिया कि भैया आप पर्दे में ही रहोगे। ठीक है, अभी मेरा हॉस्पिटल में आने जाने का काम चल रहा है, पड़ रहा है ना? तो अभी कल रात को भी मैं हॉस्पिटल में ही था, लगभग 12-12:30 बजे के आसपास की बात है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा कजन है, कजन के बेटा हुआ है, तो उसके पीलिया जो है बहुत ज्यादा आया है, तो ब्लड जो है वो चेंज हुआ कंप्लीट बॉडी का। तो कल 3-3.5 घंटे की प्रोसेस थी, इसीलिए 8:30 वाली क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है अर्जुन भाई, आपको पता होगा। तो एक महिला, अच्छा हॉस्पिटल है, जयपुर का सबसे नामी अस्पताल है, वहां पर एक परिवार आया। परिवार में एक महिला थी, उसने भाई साहब इतना बड़ा घूंघट ले रखा था उस जगह पर, इतना बड़ा, यूं भाई साहब इतना बड़ा घूंघट। ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह, ठीक है, मैं यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा, आप बुरा मत मानिएगा। कहीं कुप्रथाओं का प्रारंभ हुआ, जैसे पर्दा प्रथा, विदेशी आक्रमणकारी, आप ऐसा लिखे बाल विवाह, बाल विवाह। ठीक है, बहुविवाह, बहुविवाह को मल्टी मैरिज कहिएगा यहाँ पर, यानी कि एक व्यक्ति के कहीं सारी पत्नियां, सती प्रथा आदि।
सती प्रथा आदि, इन वजहों से भी इन वजहों से भी महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। स्थिति कमजोर हुई, कोई नहीं पढ़ा था ऐसे अलग से महिलाओं की स्थिति, समाज में सीधा बता देते महिलाओं की स्थिति, कोई नहीं पढ़ा था, मेरा तो अनुभव है सर लंबा चौड़ा। ठीक है, इससे भी बदतर समाज में एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई जिसे हम देवदासी प्रथा कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये देवदासी प्रथा क्या होती है? मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उनके कन्या उत्पन्न हो गई। अब आपको पता है पुरुष प्रधान समाज है, आज भी हमारा समाज इस बात से बड़ा प्रसन्न होता है कि अगर उसकी बहू के लड़का हो गया तो भाई साहब पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, ठीक है, लाडू बंटवाए जाएंगे। लेकिन महिला होने पर शोक मनाया जाता है, मतलब बालिका होने पर, माफी चाहूंगा, बालिका होने पर शोक मनाया जाता है। तो यह प्रथा मूल रूप से गुप्त काल की ही देन है। तो गुप्त काल में अगर किसी के कन्या हो जाया करती थी और वह कन्या को नहीं रखते थे तो उनके लिए एक सीधा सा फंडा था कि वो कन्या को ले जाकर के आप किसी मंदिर में दे आइए, ठीक है, मंदिर में भगवान की चौखट पे रखाइए कि भगवान अब आप ही रखो, मुझे तो इसको नहीं चाहिए। अब भाई साहब वो कन्या जो है वो बड़ी भी तो होगी ना। आपने अगर सत्यनारायण भगवान की कहानी पढ़ी हो, कथा पढ़ी हो, तो उसमें एक आती है कलावती, कलावती लीलावती की एक कहानी आती है। तो उसमें आता है कि वो बेटी जो है वह उस प्रकार बड़ी हो रही थी जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद, जो चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की पड़वा से लेकर के पूनम के चांद की रोशनी बढ़ती है। यानी कि डेवलपमेंट जो है, शारीरिक विकास जो है वह पुत्रियों में जल्दी होता है। तो बेटी बड़ी भी होगी। अब वो बेटी किसके लिए दान कर दी? मंदिर के लिए दान कर दी, भगवान के लिए दान कर दी कि भाई तुम ही रखना, अब हमारे बस की बात नहीं। अब मंदिर में जो है वो पुजारी होते हैं, इन पुजारियों के द्वारा इन बालिकाओं का यौन शोषण किया जाने लगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप गुप्त काल के समाज में एक अभिशाप हम देखते हैं कि गणिकाओं यानी कि वेश्याओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही देवदासी प्रथा का प्रारंभ हुआ। देवदासी प्रथा पर तो पूरी एक फिल्म बनी है, अगर आपको पता हो तो, पूरी की पूरी मूवी बनी है। ठीक है, परिणामतः परिणामतः धार्मिक कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों द्वारा बालिकाओं व महिलाओं का यौन शोषण प्रारंभ हुआ। यौन शोषण किया जाने लगा, प्रारंभ हुआ नहीं रहेगा, यौन शोषण किया जाने लगा। लिखो, यौन शोषण किया जाने लगा। इस काल में इस काल में समाज में
गणिकाओं यानी कि वेश्याओं की संख्या में वृद्धि हुई। संख्या में वृद्धि हुई। अब भाई साहब आप तथ्य के नाम पर ऐसा मत पूछना कि सर कितनी वेश्याएं थी, ये मैं बता दूं, है ना, कितनी देवदासियां थी, ऐसा मत पूछना कि सर आपने तो ये तथ्य लिखवाया ही नहीं, ऐसा मत पूछना, मेरा निवेदन है, ठीक है। लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी हमें देखने को मिले, ठीक है, महिलाओं के प्रति कुछ सकारात्मक पहलू। के प्रति कुछ मैं तो कंप्लीट नेगेटिव बात करता ही नहीं हूं, आपने देखा भी होगा, मैं तो हमेशा सकारात्मकता को आगे बढ़ाता हूं। तो कुछ सकारात्मक पहलू भी देखने को मिले, जैसे गुप्त काल में ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसके पहले महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, लिखिए। इसी काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है। पत्नी और पुत्रियों को भी उत्तराधिकारी बनाया जाने लगा। पत्नी व पुत्रियों को भी उत्तराधिकारी बनाया जाने लगा। ये हमें पहले नहीं देखने को मिला, पूरा मौर्य काल पढ़ लिया, कहीं पर मिला क्या? महिलाओं के द्वारा उच्च वर्ग की उच्च वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्राकृत भाषा महिलाओं के द्वारा उच्च वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाने लगा। उपयोग किया जाने लगा। अब देखो यहां पर हमें एक महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई, समाज में उच्च और निम्न वर्ग जो है इनमें किस आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये समझिए। समाज में मूल रूप से उच्च वर्ग का तबका जो है वह प्राकृत भाषा बोलता था, ठीक है। वहीं पर निम्न वर्ग जो है वह संस्कृत भाषा का उपयोग करता था। समझ में आ गई क्या बात? समाज का निम्न वर्ग संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। ये बात समझ में आ गई? बताओ गुप्त काल के समाज को लेकर के कि वह हाँ इस तरह से गुप्त काल का समाज जो है वो हमें देखने को मिलता है।
महिलाओं के कुछ सकारात्मक पहलू भी थे। जरूरी नहीं है कि हर बार नकारात्मकता की ही बात की जाए, कई बार सकारात्मकता भी हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, समाज का निम्न वर्ग जो है वह संस्कृत भाषा का उपयोग करता था, जबकि उच्च वर्ग प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। आज आपने देखा होगा कि हमारे समाज में एक स्टेटस सिंबल बन गया है आईफोन का यूज करना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कि भाई साहब, जिसके पास आईफोन है इसका मतलब वह उच्च वर्ग का व्यक्ति है, वह अमीर है, भले वह आईफोन जो है वह किस्तों पर लाया गया हो। एक सर्वे बताता है हमारे भारत में जितने भी आईफोन हैं उनमें से 90% ईएमआई पर आधारित है। अब भाई साहब, मैं तो मास्टर आदमी, पहला एंड्रॉइड फोन आपके पास दिख रहा होगा मेरे पास, दूसरा ये रहा एंड्रॉइड फोन। और ताजुब की बात आप ये मानोगे, ठीक है, एंड्रॉइड फोन का कवर दिखाओ ना तो ये कवर भी टूटा हुआ है, नजर आ रहा है क्या? देखो यहां से टूटा हुआ है पूरा कवर, पीला पड़ा हुआ है, इस तरह का पुराना सा फोन है, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि मार साहब आप गरीब आदमी हो खरीद नहीं सकते, मेरे दोस्त, वो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये आपको भी पता है। स्टेटस सिंबल बनेगा। ठीक इसी प्रकार आप कहीं जाइए मेट्रो सिटीज में तो वहां पर देखेंगे कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आजकल क्या है ना, इंग्लिश बोलना स्टेटस सिंबल बन गया है, ठीक है, और हम हमारी देसी भाषा में बात करने से शर्माते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमें हमारी जो देशी भाषा है, मदर टंग है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई? हाँ, ठीक कर रहे हो। जैसे कुमार देवी है भारती, बिल्कुल ठीक रखा है आपने कि कुमार देवी के चित्र सिक्कों पर आने लगे। इसी प्रकार देवी लक्ष्मी के चित्र सिक्कों पर आने लगे। ये महिलाओं की उच्च स्थिति के प्रतीक हैं। ठीक है, चीजें आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। मैं मान के चलता हूं कि हाँ, समाज की व्यवस्था आपके क्लियर हो गई होगी। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दें। तो आपको ये गुप्त काल के समाज की कक्षा कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर 15 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें लाइव कोर्स भी चल रहा है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 का रिकॉर्डेड अलग से मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स है जो कई सारी इतिहास विषय की अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं अलग अलग, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, उन सबका एक ही कोर्स है। इतिहास दर्शन प्लस 15 से ज्यादा कोर्स है। अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं तो 8802060952 आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।